हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में व्याकरण के कुछ टॉपिक्स हैं वे कर लिए थे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वह छंद का होगा। आज हम पढ़ेंगे छंद किसे कहते हैं, छंद के कौन कौन से घटक होते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं, हम छंद की पहचान कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा छंद। सबसे पहले हम देखेंगे छंद कहते किसे हैं। छंद है जो वह शब्द धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या फिर खुश करना। वो वाक्य या वो पंक्तियाँ है ना जिनके द्वारा अगर हम कुछ बोल रहे हैं जिसे सुनकर सामने वाला खुश हो जाए, आह्लादित हो जाए। ठीक है। छंद उस पद्य रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना यति, गति, क्रम, तुक के विशेष नियमों से बंधी होती है। हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे आगे जो स्लाइड होगी इसके बारे में हम देखेंगे। ये इसके घटक है, इसके अंग हैं। ठीक है। अगर मात्राएं होंगी, ठीक है, वर्ण होंगे, यति होगी, गति होगी, उसमें क्रम होगा अच्छे से और तुक होगा। ठीक है। उनका अगर आप ध्यान रखेंगे और इन्हीं से बना हुआ एक छंद होता है, इन नियमों से बना हुआ। अर्थात जिस कविता में यति गति का नियम हो, चरणों के अंत में समता हो, मात्राओं व वर्णों का रचनाक्रम हो, उसे हम छंद कहते हैं। ठीक है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका यह कारण है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? पिंगल नाम के एक ऋषि माने जाते हैं। जो छंद का सबसे पहले उल्लेख किसमें किया गया था? ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया था। किसका? छंद का सबसे पहले उल्लेख किसमें किया गया था? ऋग्वेद में किया गया था। और छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है, क्योंकि छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं वे कौन माने गए हैं? वे पिंगल नाम के एक ऋषि को माना गया है। ठीक है। आगे देखते हैं हम छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। छंद के अंग हैं चरण या पद या पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति या विराम और तुक। ये जो 7 है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंग माने जाते हैं। इन पर ही जो छंद है पूरा डिपेंड होता है। ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते कौन क्या क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे चरण या पद या पाद भी कहते हैं इसे। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। इसमें से प्रत्येक को चरण कहा जाता है। ठीक है। कोई भी पंक्तियां हैं, ठीक है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है। ये जो पंक्तियां हैं चारों, ये क्या है? ये छंद है। इन चारों पंक्तियों को क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है। और चारों चरणों से मिलकर क्या बनता है? छंद बनता है। चरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विषम चरण और सम चरण। विषम चरण कौन से होते हैं? प्रथम और तृतीय चरण को क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। जैसे हमने कोई पंक्ति लिख दी है, ठीक है, यहाँ पर कोई पंक्ति लिख दी है, पहली लिख दी, फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति लिख दी, तीसरी लिख दी और चौथी लिख दी। ये चारों चरण हो गए। ठीक है। ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है। ये चारों चरण हो गए। लेकिन हम विषम चरण किसे कहेंगे? जो पहला और तीसरी पंक्ति है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विषम चरण। और जो दूसरी और चौथी पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समचरण। ठीक है। ये दोनों समचरण आ जाएंगी। दूसरी और चौथी जो पंक्ति होगी, जो चौथा चरण होगा, वे कौन सा आ जाएंगे? वे समचरण आ जाएंगे। और विषम चरण कौन से होंगे? प्रथम और तृतीय, पहला और तीसरा विषम आ जाएंगे। सम कौन से आएंगे? दूसरा और चौथा सम आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद है वर्ण और मात्रा। वर्ण हमने पहले भी पढ़ा है। वर्ण हम किसे कहते हैं? एक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो। ठीक है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर, माफ कीजिएगा, ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन या फिर जो
आते हैं, जैसे कौन कौन से आएंगे ह्रस्व स्वर कौन सी हैं? अ, ई, उ और री। अगर इनका हम प्रयोग करें व्यंजनों के साथ, वे क्या बन जाएंगे? जैसे के, कु, क्री। ठीक है, ये सब ह्रस्व स्वर का प्रयोग करने के बाद व्यंजन बने हैं। ठीक है, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन हैं। ठीक है, और ये ह्रस्व स्वर हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर वाले व्यंजन। दीर्घ स्वर कौन कौन से आते हैं? ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, औ और री। और जो दीर्घ स्वर हैं वे कौन से हैं? आ, आई, औ, ए, ऐ, औ, औ। ये क्या है? ये है दीर्घ स्वर। ठीक है, अगर हम इनका प्रयोग व्यंजनों पर करते हैं तो ऐसे हो जाता है। अ का हम प्रयोग करेंगे व्यंजन के साथ तो बन जाएगा क। ठीक है, ए क्या करेंगे तो की, औ का करेंगे तो कु, ए का करेंगे तो के, माफ कीजिएगा यहाँ पर, और ए इसको यहाँ पर डबल आएगा। ठीक है, और औ का प्रयोग करेंगे तो को, और औ का प्रयोग करेंगे तो कौ। ठीक है, ये सब क्या है? ये ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन हैं और ये दीर्घ स्वर वाले व्यंजन हैं। इनके बारे में भी हम आगे बताएंगे कि हमने इनका प्रयोग कहाँ पर करना है। ठीक है, इसके बाद आएगा लघु व गुरु वर्ण। ये सबसे महत्वपूर्ण है छंद में। ठीक है, अगर आपको लघु और गुरु वर्ण के बारे में पता चल जाता है तो छंद आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। देखते हैं लघु व गुरु वर्ण किसे कहते हैं। छंद शास्त्री ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन। ह्रस्व स्वर हमने पिछली स्लाइड में किया है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ये हैं ह्रस्व स्वर, और इनका प्रयोग जब हम व्यंजनों के साथ करते हैं तो वे व्यंजन हैं वे कौन से बन जाते हैं? ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन। ठीक है, जो शब्द, माफ कीजिए, जो वर्ण, ठीक है, जिन वर्णों के साथ हम ह्रस्व स्वर का प्रयोग करते हैं वे क्या होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं लघु। ठीक है, लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? एक पाई रेखा, ऐसे, इसे हम लघु वर्ण के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए गए जाते हैं। कौन कौन से लघु वर्ण के अंदर शामिल किए जाते हैं? कहाँ पर आपको सिर्फ एक पाई रेखा का ही प्रयोग करना है ये भी बताएंगे हम। यहाँ पर आपको सिर्फ अ आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए। ठीक है, और इसके साथ ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन आ जाए, के, की, कु, क्री। ठीक है, और चंद्र बिंदु वाले व्यंजन, ठीक है, चंद्र बिंदु वाले व्यंजन वो भी लघु वर्ण में ही माने जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण जैसे ये है च। ठीक है, ये क्या आएंगे? ये भी लघु वर्ण में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद है हम देखते हैं, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर हंसी आ गया, हंसी को हमने देना है, एक संख्या देनी है। जैसे हमने ह, ठीक है, ह देख लिया। ह का जो है हमने देखा है कि चंद्र बिंदु वाले व्यंजन है वे किस में आते हैं? वे लघु वर्ण में आते हैं, और लघु वर्ण को एक पाई रेखा के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या देंगे? इसे एक पाई रेखा देंगे। ठीक है, और सी, ठीक है, ये इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा। ठीक है, हमने सिर्फ जो सी है उसमें किस स्वर का प्रयोग किया गया है? ऐ का। ठीक है, जो ऐ है वे हमारे लघु व्यंजनों में कहीं भी नहीं है, लघु स्वरों में कहीं भी नहीं है। तो ये इसमें आएगा आपका 2। ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये 3 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन को गुरु कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लघु जो ह्रस्व स्वर थे, लघु में ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन को लघु कहा था। ठीक है, और अब हम यहाँ पर दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर वाले व्यंजन को क्या कहेंगे? यहाँ पर कहेंगे हम इसे गुरु। ठीक है, गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होगा? एक वर्तुल रेखा। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे, इसे 2 नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है,
गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जा गए हैं। कौन कौन से हैं जो गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? अ, ऐ, औ, ए, ऐ, अ, औ। यहाँ पे अ है, यहाँ पे र और नहीं है। ठीक है, ये जो स्वर हमने इसमें शामिल किए हैं क्योंकि ये सभी दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, हमने वर्ण वाली वीडियो में देखा था ह्रस्व स्वर कौन सी हैं और दीर्घ स्वर कौन सी हैं। ठीक है, यहाँ पर अब जो दीर्घ स्वरों के प्रयोग से जो व्यंजन बनते हैं जैसे क, की, उ, के, कै, को, कौ। ठीक है, ये क्या है? ये आएंगे सभी दीर्घ स्वर वाले व्यंजन। ठीक है, और हम किसको गुरु वर्ण में शामिल करते हैं? अनुस्वार व विसर्ग वाले व्यंजन। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग वाले व्यंजन को हम किस में शामिल करते हैं? गुरु व्यंजन में। ठीक है, जिन शब्दों के साथ, जिन वर्णों के साथ अनुस्वार आता है, जैसे छंद में आता है, ये छंद में यहाँ पर श के ऊपर अनुस्वार है। ठीक है, श के ऊपर अनुस्वार है तो ये किस में आएगा? ये गुरु में आएगा। ठीक है, और इसके बाद अतः है, अंतः। अंतः में जो है विसर्ग वाले व्यंजन है। ठीक है, जिसमें इसमें दोनों में, अंतः में दोनों ही कंडीशन बताई गई हैं। जैसे इसमें अनुस्वार भी है और इसमें विसर्ग भी है। ये दोनों किस में आएंगे? ये दोनों गुरु में आएंगे। ठीक है, इसके बाद है संयुक्त अक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण। जो संयुक्त अक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण होता है, जैसे हमने लिखा, अगर लिखा है यहाँ पर अ प्लस ग प्लस र। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखा है तो यहाँ पर जो संयुक्त अक्षर का जो पूर्ववर्ती वर्ण होता है वे किस में आएगा? वे आएगा हमारा गुरु में। ठीक है, वे किस में आएगा? वे आएगा हमारा गुरु में आएगा। ठीक है, हलंत वर्ण के पहले का वर्ण, हलंत वर्ण के पहले का वर्ण वे भी किस में आएगा? वे भी आएगा हमारा गुरु में। यहाँ से यहाँ पर दिया गया है रा, ज, न। ठीक है, ये इसके जो पहले वाला जो वर्ण है जो है वे किस में आएगा? वे आएगा हमारा गुरु में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आएगा संख्या और क्रम। संख्या और क्रम किसे कहते हैं? वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। छंदों में वर्णों और मात्राओं को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इन दोनों की गणना की जाती है छंदों में, क्योंकि छंद हम आगे जाकर पढ़ेंगे। छंदों के 2 प्रकार माने जाते हैं, वैसे अभी 3 भी माने जाते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, वर्णिक छंदों में वर्णों पर ध्यान दिया जाता है, मात्रिक छंदों में मात्रों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। हमने हमें पीछे पढ़ा था कि लघु गुरु क्या होता है। ठीक है, वो हमने देख लिया। उनके स्थान निर्धारण को हम क्रम कहते हैं। ठीक है, वर्णिक छंद के सभी चरणों में संख्या वर्णों की क्रम लघु गुरु का दोनों समान होते हैं। ठीक है, सभी चरणों में हमने पिछली बार हमने देखा था, अभी चरण क्या होते हैं? जो पंक्तियां दी जाती हैं। ठीक है, जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें जितने भी वर्णों का प्रयोग किया गया है, विषम छंद है जो विषम, माफ कीजिएगा, जो चारों जी पंक्तियां दी हुई हैं, चारों चरण दिए गए हैं, उनमें से जो चारों हैं, चारों में वर्णों का ध्यान रखा जाता है। वार्णिक छंद में चारों पंक्तियों में, चारों चरणों में जो वर्ण हैं वे समान होते हैं, एक कम नहीं होता, एक ज़्यादा नहीं होता। चारों पंक्तियों में बिल्कुल समान ही वर्ण रहते हैं, चाहे वह, मान लीजिए प्रथम पंक्ति में 16 वर्ण आए हैं तो सभी में ही 16 ही आएंगे। ऐसा नहीं है किसी में भी एक में 16 आ गए, एक में 14 आ गए, एक में 13 आ गए और एक में 15 आ गए, ऐसा नहीं है। इसमें वर्णिक छंद में सभी पंक्तियों में जो भी वर्ण आते हैं वे सेम आते हैं चारों पंक्तियों में। ठीक है, और इसके बाद मात्रिक छंद के सभी चरणों में संख्या मात्राओं की समान होती है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है, वर्णिक छंदों में सिर्फ वर्णों की संख्या समान होती है, यहाँ पर मात्राओं का कोई भी लेन देन नहीं होता। ठीक है, लेकिन मात्रिक छंद में सभी चरणों में मात्राएं समान हो। ठीक है,
सभी चरणों में मात्राएं समान हो, वर्ण चाहे बिल्कुल समान ना हो, ठीक है, इनमें मात्राएं समान होनी चाहिए। लेकिन क्रम लघु गुरु का कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो वर्णिक छंद हैं उनमें लघु गुरु देखा जाता है। यगन तगन हम देखेंगे अभी, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये, इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारी वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। हम देखते हैं जो मात्रिक छंद है उनमें मात्राओं का ध्यान रखा जाता है और लघु गुरु का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आएगा यति विराम, ठीक है। यति को विराम भी कहते हैं। जब भी हम कोई पंक्ति बोल रहे हैं, जैसे हम कोई भी म्यूजिक सुन रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी गाना चल रहा है, उसमें एक गाने के बाद थोड़ा सा ठहराव आता है और फिर अगली पंक्ति आती है, फिर ठहराव आता है। जो ये ठहराव है उसे हम कहते हैं यति या फिर विराम, ठीक है। जो पंक्तियों के बीच में थोड़ा सा रुककर सांस लिया जाता है उसे हम कहते हैं विराम या जति, ठीक है। और गति किसे कहते हैं? छंद पढ़ने के प्रवाह या लय को, ठीक है। जैसे हम कोई गीत पढ़ रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, ठीक है, कोई सॉन्ग चल रहा है, उसमें किस गति से, किस लय से वह गीत चल रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं गति, ठीक है। इसके बाद आएगा तुक। तुक हम किसे कहते हैं? तुक हम किसे कहेंगे? हमने देखा है कि तुक होता है अगर कोई भी गीत बना रहे हैं हम, ठीक है, उनमें हम देखते हैं उनके जो लास्ट में होता है वे बिल्कुल इक्वल शब्द ले जाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते, ताकि उन दोनों की जो तुक है हमारी अगले अगर दो पंक्तियां भी हैं तो उन दोनों पंक्तियों का जो आखिरी में जो भी शब्द लिए जाते हैं वे एक दूसरे से मिलते हुए ले जाते हैं, ताकि वे हमारे अच्छी लगे, प्रभावमयी लगे दूसरे को, सुनने वाले को, ठीक है। इसीलिए इसे तुक कहा जाता है, ताकि जो दोनों लाइनें आपस में मिलती जुलती दिखाई दे, ठीक है, एक दूसरे के साथ दोनों का संबंध हो, ठीक है। अतुकांत छंद भी होता है हिंदी में भी। पहले सिर्फ तुकांत था, सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पहली पंक्ति का जो अंतिम शब्द है और दूसरी पंक्ति का जो अंतिम शब्द है वे दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, तो वे क्या होंगे? वे तुकांत होंगे, क्योंकि उन दोनों की तुक मिल रही है। लेकिन अगर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का जो अंतिम शब्द है उन दोनों में अगर तुक नहीं मिल रही, उन दोनों के अंतिम शब्दों में कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा, तो उसे अब क्या कहा जाता है? उसे अब कहा जाता है अतुकांत छंद, ठीक है। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्लैक वर्स, या फिर अभी इसे कहते हैं मुक्तक छंद, ठीक है। जो वर्णिक छंद होते हैं, ठीक है, और मात्रिक छंद होते हैं, इन दोनों में तुक का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो मुक्तक छंद होता है वह अतुकांत होता है, उनमें तुक का कहीं भी कोई भी प्रयोग नहीं होता, ठीक है। जैसे हम कोई भी बात कर रहे हैं, वे जो मुक्तक छंद की जो कविता होती है, पद्य होता है, वे ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके बाद आएगा गण। ये थोड़ा सा लंबा है, ये हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है हिंदी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।